नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूं। प्रत्येक एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं, तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा विश्व ग्लोब को। हम यहां पर ग्लोब से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहां पर कवर करेंगे। तो देखिएगा, कुछ बातें यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे विश्व ग्लोब की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि ग्लोब को बनाया क्यों गया या फिर मानचित्र क्यों बनाए गए। ठीक है, ग्लोब या मानचित्र बनाने के पीछे, मैप बनाने के पीछे रीजन क्या रहा, कारण क्या रहा। तो एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि पृथ्वी पर किसी भी स्थिति का स्थान निर्धारण, मतलब कोई स्थान किस जगह पर स्थित है उसकी लोकेशन को लोकेट करने के लिए विश्व ग्लोब या मानचित्र का प्रयोग किया गया। अब बात यह आती है कि जब आपसे क्वेश्चन आएगा कि विश्व का पहला ग्लोब किसके द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का पहला ग्लोब किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आपको याद रखना है विश्व का पहला ग्लोब जो है ये तैयार किया था मार्टिन बेहम के द्वारा। ठीक है, मार्टिन बेहम ने विश्व का पहला ग्लोब तैयार किया था। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विश्व का पहला मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति का नाम याद रखेगा, इनका नाम है एनेक्सिमेंडर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है एनेक्सिमेंडर। दोनों के नाम को विशेष तौर पर याद रखेगा। मार्टिन बेहम के द्वारा विश्व का पहला ग्लोब तैयार किया गया था और एनेक्सिमेंडर के द्वारा विश्व का पहला मानचित्र तैयार किया गया था। ठीक है, अब यहां पर बात यह आती है कि ग्लोब की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ग्लोब आपको गोल दिखाया गया है। तो एक क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में आना चाहिए, तो क्या इसका मतलब हमारी पृथ्वी भी गोल है? तो यहां पर आपको याद रखना है कि पृथ्वी के आकार से कई बार क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे जा चुके हैं, जिसमें आपको याद रखना है कि पृथ्वी के आकार का क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको आंसर क्या लगाना है। ऑप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा, तो वहां पर ऑप्शन में आपको मिल सकता है गोल, यानी गोल आकार का, राउंड शेप मिल सकता है आपको। एक ऑप्शन आपको मिल सकता है, वो हो सकता है अंडाकार, यानी ओवल शेप मिल सकता है आपको, अंडाकार मिल सकता है। एक ऑप्शन के रूप में आपको मिल सकता है चपटाकार, जिसे स्फेरिकल कहते हैं। और एक ऑप्शन के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है, वो है प्रथव्याकार। ठीक है, प्रथव्याकार, जिसे अंग्रेजी में आप क्या कह देंगे, इसको आप जियोइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको चार आकार वो ऑप्शन में देगा। 100% यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे कि पृथ्वी का आकार क्या है। उसमें ऑप्शन में आपको गोलाकार राउंड शेप मिल सकती है, अंडाकार ओवल शेप मिल सकती है, चपटाकार स्फेरिकल शेप मिल सकती है, और आपको प्रथव्याकार या जियोइड शेप भी मिल सकती है। आपको आंसर क्या लगाना है? अगर यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का आकार क्या है, तो आप याद रखिएगा, आपको आंसर के रूप में जो लगाना है वो आपको लगाना है प्रथव्याकार। ठीक है, क्या लगाना है आपको? प्रथव्याकार लगाना है। अगर ऑप्शन में प्रथव्याकार ना दे रखा हो, जियोइड शेप अगर ऑप्शन में ना दे रखी हो, तो दूसरा नंबर आप किसको दे सकते हो? चपटाकार, यानी स्फेरिकल। ये चीज याद रखिएगा विशेष तौर पर, है ना, कि अगर आपको ऑप्शन में प्रथव्याकार मिल रहा है, जियोइड शेप दे रखी है, तो आप आंसर वही लगाइए। लेकिन अगर उसने प्रथव्याकार नहीं दिया है तो फिर आप वहां पर चपटाकार शेप को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात ये आती है कि अगर मैं ग्लोब की बात करूं तो आपके ग्लोब के ऊपर कुछ रेखाओं का निर्धारण किया गया है। ठीक है, कुछ रेखाएं आपके ग्लोब पर बनाई गई हैं। अगर मैं इन रेखाओं की बात करूं तो इन रेखाओं को आप, एक रेखा कहलाती है जिसे हम कहेंगे अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, या अंग्रेजी का वर्ड इसके लिए आता है, इसे कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस। और अगर बात करें, एक रेखा आपको देखने को मिलेगी, वो होगी आपकी देशांतर रेखा, जिनको हम लोग बोल देते हैं लॉन्गिट्यूड।
है ना। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि इन रेखाओं का प्रयोग हम क्यों करने वाले हैं या ग्लोब पर इन रेखाओं का प्रयोग क्यों किया गया है। तो आपको याद रखना है किसी भी जगह की स्थिति को निर्धारित करने के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है, लोकेट करने के लिए किसी स्थान को। क्लियर है। चलिए अब यहां पर गौर करिएगा, हमारी पृथ्वी पर आपको दो प्रकार की रेखाएं देखने को मिलती हैं। एक रेखा देखिएगा यहां पर, अगर आप देखेंगे गौर करेंगे आप कि आपको रेखा इस तरीके से, यानी कि आपको इस तरीके से रेखा यहां पर दिखाई दे रही हैं, इस तरीके की रेखाएं बनी हुई हैं इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से यहां भी आप देख रहे हैं इस तरीके की रेखाएं, है ना। तो आपको याद रखना है कि हमारी पृथ्वी पर ये जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, और वो भी कैसी क्षैतिज रेखाएं, तो काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं। आपके यहां पर जो आपके हाइपोथेटिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपके ग्लोब पर खींची गई हैं, उन रेखाओं को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है, अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर एक बार सुन लीजिएगा, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं जो हैं उन्हीं को आप क्या नाम देते हैं? उन्हीं को आप अक्षांश रेखा नाम देते हैं। अब इन अक्षांश रेखाओं में आप गौर करेंगे तो यहां पर आपको एक रेखा ये बीचों बीच दिखाई दे रही है। ठीक है, ये रेखा एक आपको बीचों बीच दिखाई दे रही है। इस रेखा को क्या नाम दिया जाएगा? तो इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री यानी इक्वेटर लाइन। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है इक्वेटर लाइन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसे हिंदी में नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, आपको यहां पर एक चीज दिख रहा होगा कि भूमध्य रेखा जो है वो आपके पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजर रही है और यह हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, यहां पर 2 बराबर भाग कौन से बनते हैं? तो इसके यानी भूमध्य रेखा से ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो यहां पर जो आपका बनेगा ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। यहां पर भाई बहुत सिंपल सी बात है, 0 डिग्री क्या कर रही है? 0 डिग्री आपके गोले को बीचों बीच से 2 भागों में बांटिया। ग्लोब को कैसा बनाया आपने? गोल बनाया है। लेकिन वास्तविकता में ये भी बता चुका हूं कि वास्तव में हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। ये चीज आप याद रखिएगा। ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये किस प्रकार की चीजें हैं? तो ये काल्पनिक चीजें हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो किसी भी जगह की स्थिति को निर्धारित करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब यहां पर गौर करिएगा, यहां पर ऊपर वाला भाग जो है उसे मैं कहूंगा उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो निचला भाग है उसको मैं कहूंगा दक्षिणी गोलार्ध या फिर सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि इक्वेटर रेखा क्या करती है? तो इक्वेटर रेखा जो है, भूमध्य रेखा जो है वो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिनमें से एक भाग उत्तरी गोलार्ध और एक भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, एक और चीज आपको यहां पर याद रखना है कि ये जो भूमध्य रेखा है इस भूमध्य रेखा को ही एक और नाम से जाना जाता है। ये भी आपके यहां पर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा को ही क्या कहा जाता है? इसे दीर्घवृत्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको दीर्घवृत्त या ग्रेट सर्किल भी कहा जाता है। ये चीज याद रखेगा। अब आ जाइए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर आपको यहां पर दिख रहा है कि यहां पर ये जो है इस रेखा को आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह रहे हैं, है ना। और ये रेखा जो है यहां पर क्या दिखा रही है? तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को दिखा रही है। क्या दिखा रही है? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री और हाफ मिनट, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? या 23.5 डिग्री बोल देते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जो है, इस रेखा को हिंदी में कर्क रेखा कहा जाता है और अंग्रेजी में इसी रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है ना। अब यहां पर आप एक चीज पर गौर कर रहे होंगे कि ये जो रेखा आप यहां पर बना रहे हैं, इन रेखाओं को बनाने के पीछे रीजन क्या रहा होगा? तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है।
है ना। लेकिन बहरहाल यहां पर ये समझते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा चीजों को बदल यहां पर मैं बताता चल रहा हूं। ऐसे ही यहां पर 23 डिग्री या 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध की आपकी अक्षांश रेखा है ना, इसको क्या नाम दिया था? इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या इसे हिंदी में क्या कहोगे? तो हिंदी में इसको कहोगे मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, अब यहां पर गौर करिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण किस तरीके से किया गया होगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई अवस्था में है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है, दो व्यक्तियों के नाम याद रखेगा, है ना, दो थ्योरी यहां पर याद रखेगा। एक थ्योरी जो है उसे कहा जाता है आपका जियोसेंट्रिक कंसेप्ट, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, या इसको कह देते हैं आप भूस्थैतिक अवधारणा, भूस्थैतिक अवधारणा। और इसी तरीके से एक आपको याद रखना है हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस भी लिख देता है कभी कभी, क्योंकि ये सब संकल्पनाएं हैं। हाइपोथेसिस, ठीक है, इसको क्या कहेगा? इसको कहेगा सौर स्थैतिक अवधारणा। ठीक है, अब आपको यह भी याद रखना है कि भैया भूस्थैतिक अवधारणा का मतलब क्या है, या फिर आपके सौर स्थैतिक अवधारणा का मतलब क्या है। तो एक चीज समझिएगा कि जब सबसे पहले लोगों ने यह विचार करने का प्रयास किया था कि हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या संबंध होगा, तो उस समय पर जो सबसे पहली थ्योरी दी गई थी उसको भूस्थैतिक अवधारणा कहा गया, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट कहा गया। ये लोग क्या मानकर चलते थे? ये मानकर चलते थे कि पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी स्थिर अवस्था में, स्टेबल पोजीशन में, और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये थी प्रारंभिक संकल्पना, प्रारंभिक हाइपोथेसिस। ठीक है, और इसको देने एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, एक नई हाइपोथेसिस निकल कर आई, जैसे हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस कहा गया। हेलियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि इसमें यह बताया गया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। आज भी जो कॉन्सेप्ट माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? वो हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट या हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस को माना जाता है कि हमारा सूर्य जो है वो मध्य में स्थित है, सूर्य स्थिर अवस्था में, और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, अब यहां पर गौर करिएगा कि सूर्य की स्थिति को अगर आप देखेंगे, अभी आगे चल के जब मैं आपको पृथ्वी का झुकाव पढ़ाऊंगा तो वहां पर यह चीज बताऊंगा, अगर आप सूर्य की स्थिति को देखेंगे तो हमारी पृथ्वी सूर्य की ओर, है ना, पश्चिम से पूर्व दिशा में झुकी हुई है। तो आपके सूर्य का प्रकाश जब आपकी पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी के झुकाव के कारण जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सनलाइट होती है, वो लंबवत जो पड़ती है वो पड़ती है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, है ना। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य का प्रकाश वर्ष भर लंबवत रहता है। इसी वजह से आपको यह पता होगा कि कर्क से मकर के बीच में जो तापमान होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और सबसे ज्यादा तापमान अगर देखोगे तो कहां होगा? भूमध्य रेखा पर होगा। इसी वजह से इसको एक नाम दे देते हैं, कर्क रेखा से मध्य रेखा के बीच में, कर्क से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको नाम दिया जाता है, ये कहलाता है उष्ण कटिबंध, या इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रॉपिकल जोन, है ना। अब जैसे जैसे आप कर्क रेखा से आगे बढ़ते जाएंगे या आप मकर रेखा से आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश जो है वो वहां पर कम पहुंचेगा। और जब वो वहां पर कम पहुंचेगा तो एक रेखा का और निर्धारण किया गया, वो थी 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल। इसको क्या कहा जाता है? इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है।
है ना। यहां पर क्या होगा भाई, ये वाला जो आप देख रहे हैं ऐसे ही नीचे की तरफ 66.5 डिग्री दिख रहा है, इसको अंटार्कटिक वृत्त कहा गया। क्या कहा गया? इसको अंटार्कटिक वृत्त कहा गया। अगर आपसे कोई पूछ ले आर्कटिक सर्किल क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो आपको बताना है 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर और ऊपर की ओर नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव तक का जो क्षेत्र है उसको आर्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से 66.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा है या अंटार्कटिक वृत्त जो है वो आपका कहां से कहां तक है, तो वो 66.5 डिग्री से लेकर और दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है यानी साउथ पोल तक फैला हुआ है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो तापमान सबसे कम होगा, है ना, और यहां पर तापमान सबसे कम है, इस वजह से ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है इसे आप नाम दोगे, ये कहलाता है शीत कटिबंध। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शीत कटिबंध या इसको फ्रीजिड जोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या नाम दे दोगे? इसको हम नाम देंगे, ये कहलाता है शीत कटिबंध, फ्रीजिड जोन। और अब यहां पर अगर मैं बात करूं यानी इन दोनों के बीच का क्षेत्र मतलब कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक सर्किल तक का क्षेत्र, उसी प्रकार से मकर रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक का जो क्षेत्र है उसको वहां पर तापमान कैसा होगा? वहां पर तापमान ना तो इसकी तरह बहुत अधिक होगा और ना ऊपर की तरह बहुत ज्यादा कम होगा। तो इस क्षेत्र को एक नाम दिया गया और इस क्षेत्र को कहा जाता है, जस्ट सेकेंड, हाँ, इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? तो इस क्षेत्र को एक नाम देंगे आप और ये कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगा? इसको आप नाम दोगे, ये आपका कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, या फिर इसी को आप क्या बोल देते हो, अंग्रेजी का वर्ड आता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, है ना। तो ये चीज याद रखेगा। ऐसे यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है इसको आप क्या कह रहे हो? शीतोष्ण कटिबंध। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ ले कि शीतोष्ण कटिबंध कौन सा क्षेत्र है, तो आप क्या बताओगे? शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच का क्षेत्र है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि तापमान के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में बांटा जाता है, तो तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर मुख्य रूप से आपकी पृथ्वी को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक जो क्षेत्र है वो आपका भूमध्य रेखा से लेकर और 23.5 डिग्री तक फैला हुआ है, उस क्षेत्र को आप उष्ण कटिबंध कहते हैं यानी ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। उसके ऊपर 23.5 डिग्री से लेकर और 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र है उसको आप शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और 66.5 डिग्री से लेकर जो ध्रुवों तक क्षेत्र फैला हुआ है, पोल्स तक जो क्षेत्र फैला हुआ है, उसको आप लोग शीत कटिबंध या फ्रीजिड जोन के नाम से जानते हैं। क्लियर है भाई? तो ये चीज यहां पर देखेगा, ये वाली रेखाएं जो मैंने बताई, ये जो काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, ये जो लेटी हुई रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं लेटी हुई रेखाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखा। अब तो नहीं भूलोगे भाई, है ना, अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब इसी प्रकार से आप देख रहे हो ऐसी रेखा आपको देखो यहां से ऊपर से लेकर और नीचे तक भी प्राप्त हो रही है ना। मतलब कहां से कहां? ध्रुवों को, ध्रुव को ध्रुव से मिलाते हुए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए ये जो आपकी रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं को क्या नाम दिया जाता है? तो इन रेखाओं को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, या फिर हिंदी का वर्ड क्या आएगा? हिंदी का वर्ड इसके लिए आएगा देशांतर रेखा। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए कि देशांतर रेखा क्या है, तो आप बताइएगा कि ध्रुव से लेकर ध्रुव तक खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जो वर्टिकल लाइंस खींची गई हैं, उन्हीं को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये बात आ गई समझ में? अक्षांश रेखा कौन सी रेखा है? पृथ्वी पर खींची गई या ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं, हाइपोथेटिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, और देशांतर रेखा कौन सी रेखा है? तो आप बताइए, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं, उनको आप क्या कहते हो? उनको देशांतर रेखा के नाम से आप जानते हो, है ना। इन पर फेमस क्वेश्चन भी बनता है, इनसे एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, वो भी आपको यहां पर बता दे रहा हूं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ लेगा। ठीक है, आपसे कहेगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है।
है ना, नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर क्या लगाना है, तो आपको आंसर लगाना है 179। क्या लगाना है? 179। और अगर आपसे पूछा जाए कुल अक्षांश कितने हैं, अगर आए कुल अक्षांश कितने हैं, यानी कि नंबर, टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स जो आपको लगाना है वो आपको क्या लगाना है, तो ये लगाना है 181, है ना। इस क्वेश्चन को विशेष तौर पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके यहां पर पूछा जा चुका है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है या फिर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 और कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। उसी प्रकार दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, है ना, मतलब एक अक्षांश रेखा से और दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है इनके बीच की दूरी, यानी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है ये होती है 111.13 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर बीच की दूरी होती है किसकी? अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, जो प्रत्येक स्थान पर कैसी होती है? एक समान होती है ना। और अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो ऐसा ही क्वेश्चन देशांतर रेखाओं पर बन सकता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस अगर पूछा जाए तो आंसर आपको 180 देना है। और अगर आपको कुल देशांतर पूछे जाए, नंबर ऑफ टोटल लॉन्गिट्यूड्स अगर पूछा जाए तो आपको आंसर 360 लगाना है। कितना लगाना है? 360 लगाना है। 180 कहां के? तो 180 पूर्वी गोलार्ध, मतलब यहां पे ये बीच में जो रेखा होगी इससे भी ये दो भागों में बढ़ जाएगा, है ना। इसमें इधर वाला भाग जो है ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा और इधर वाला भाग जो है ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से कुल देशांतर रेखाओं की संख्या पूछे तो 180 लगाइए, कुल देशांतरों की संख्या पूछे तो 360 लगाइए, है ना। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपको कम दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते आएंगे तो भूमध्य रेखा पर इनकी बीच की दूरी है वो कैसी है? सबसे अधिक है। यानी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अलग अलग होती है और उसे क्या कहा जाता है? तो इनके बीच की दूरी को एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है गोरे। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गोरे। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि गोरे क्या है तो आप बताइएगा कि देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है उसे गोरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो रेखाएं हैं, जो आपके ग्लोब पर रेखाएं खींची गई हैं, उन सभी रेखाओं के बारे में यहाँ पर बताया है। लेकिन ग्लोब चैप्टर में और भी कई चीजें सामने आती हैं, छोटे छोटे वीडियो में इन चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे जिससे आप लोग तैयारी बढ़िया तरीके से आप कर पाए। नेक्स्ट क्लास में इसी वाले पॉइंट्स को, इसी वाले टॉपिक को हम लोग दोबारा से आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।